हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है, इसमें जो हमारी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें जो हमारा चैप्टर है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स देखिए, इसके पहले वाले जितने भी चैप्टर्स थे उसमें हम लोगों ने क्या समझा कि जब से इंडिपेंडेंस मिला तब से अभी तक क्या क्या जो है वेरियस रिफॉर्म्स किए गए, अलग अलग सेक्टर्स में क्या क्या किया गया इंडिया में, और इंडिया का जो डेवलपमेंटल पाथ था उसे हमने समझा इस पूरी बुक में। नाउ इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम लोग जो है थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इससे हमें समझ में आता है कि हम एक्चुअल में कहाँ पर हैं। ठीक है, हमारा जो है एक स्टैंड कहाँ पर है। अगर मान लो आप अकेले ही हो किसी रेस में, तो ऑब्वियस सी बात है आप 1 कदम चलो या आप 10 कदम चलो, आप ही फर्स्ट आने वाले हो। लेकिन अगर वही आपके पास में कोई आपके जो है ना, वी कैन से कि कोई कॉम्पिटिटर्स है, तो उससे कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि फर्स्ट आया कौन है, आप फर्स्ट आए हो या कोई और फर्स्ट आया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली कंपैरेटिव जो डेवलपमेंट है या कंपैरेटिव जो स्टडी है उसका मेन जो है पर्पस यही रहता है कि लेट्स चेक कि हम लोग कहां पर है। ठीक है, हम लोग जो है वो कितना डेवलप कर पाए हैं। ऑल राइट, अब हम कंपैरिजन किसके साथ में करेंगे? तो हम कंपैरिजन करेंगे स्टूडेंट्स इंडिया के नेबर्स के साथ में। नेबर्स में भी स्पेसिफिकली बात करें तो चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक है, मतलब कि इस पर्टिकुलर जो चैप्टर है उसमें हम 3 नेशंस के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया के बारे में हम थोड़ा कम पढ़ेंगे क्योंकि इंडिया के बारे में हमने पूरा जो है बुक में पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा जो है चाइना और पाकिस्तान का जो डेवलपमेंटल पाथ था उसको समझेंगे, एंड एट द एंड जो है हम तीनों ही कंट्रीज में एक कंपैरेटिव एनालिसिस या एक कंपैरेटिव जो है स्टडी जो है वो फॉलो करेंगे, थ्रू विच हम लोग इस पर्टिकुलर सेंस पर आएंगे कि कौन सी कंट्री ने कितना जो है डेवलप किया है। ठीक है, इस चीज को जो हम लोग समझेंगे इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब आप लोग बोलोगे कि मैम नेबर्स तो इतने सारे इंडिया के, चाइना और पाकिस्तान को ही हमने स्पेसिफिकली क्यों लिया? तो देखो, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों का जो इंडिपेंडेंस है ना स्टूडेंट्स, वो लगभग सेम टाइम पर ही हुआ। ठीक है, हमारा जो पूरा डेवलपमेंट है वो लगभग साथ में ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये कंपैरिजन में हेल्प करेगा कि अच्छा ठीक है, तीनों ही नेशंस का जो है डेवलपमेंटल जो स्ट्रैटेजीज है, प्लान्स है, वो एक साथ में स्टार्ट हो रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं, तो कौन कहां तक पहुंच पाया है, किसने क्या अच्छा किया, किसने क्या बुरा किया, इस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर पार्ट 1, जिसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन वी विल गो विद कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, एंड फिर होगा हमारा अप्रेजल ऑफ डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज। अप्रेजल का बेसिकली मतलब होता है कि हम लोग क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि क्या चीजें सही थी, क्या चीजें गलत थी, कहां पर किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया और कहां पर कौन पीछे रह गया। ठीक है, इस चीज को जो हम लोग देखेंगे, स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो ओवर द लास्ट 2 decades or so, the economic transformation that is taking place in India across the world, partly because of the process of globalization, has both short as well as long term implications of for each country including India। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर है ना स्टूडेंट्स, ये आपके किसका पार्ट है? एनसीईआरटी का पार्ट है। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक को खोलकर उठाकर देख सकते हो, ये उसी का क्या है आपके पास में पूरा जो है एक व्हील से एक स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो लास्ट 2 decades में जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज में, वो जो है पार्टली किस पर डिपेंडेंट है? ग्लोबलाइजेशन पर। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है ये मेजर चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमी में। ठीक है, अब इसका जो इम्पैक्ट है ना वो शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म दोनों है। इन शॉर्ट जो है लाइक ऐसे पर्टिकुलर इम्पैक्ट्स भी है जो थोड़े टाइम के लिए, और ऐसे भी हैं जो लॉन्ग टर्म पर भी जो है इम्पैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म दोनों इम्प्लीकेशंस हो रहे हैं हर एक कंट्री पर इंक्लूडिंग इंडिया। So nations have been primarily trying to adopt various means which will strengthen their own domestic economies। हर एक नेशन क्या कर रहा है? हर एक नेशन जो है वो various means को यूज कर रहा है ताकि
जो हमारी खुद की डोमेस्टिक इकोनॉमीज है वो स्ट्रेंथन हो सके। हर एक नेशन यही चाह रहा है, कोई भी ये नहीं चाह रहा कि हम दूसरों का जो है ना वो करें या दूसरों की जो इकोनॉमी उसको डेवलप करें। अगर हम कहीं पर ये वेलफेयर सोचकर कर भी रहे हैं तो अल्टीमेटली उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा। तो हर नेशन इस पर्टिकुलर चीज में लगा है कि हमारा क्या हो, हमारा डेवलपमेंट हो, हमारी इकोनॉमीज का जो है डेवलपमेंट हो सके। टू दिस इफेक्ट दे आर फॉर्मिंग रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स सच एज सार्क, यूरोपियन यूनियन, आसियान, G8, G20, ब्रिक्स, ETC। और इसी पर्टिकुलर चीज के चलते हुए वेरियस जो है ग्रुपिंग्स बनाई जा रही है, ठीक है, रीजनल लेवल पर प्लस ग्लोबल लेवल पर। अब रीजनल लेवल से क्या मतलब हो गया कि जैसे कि साउथ एशिया के रीजन में जो है हम लोग एक कोई ग्रुपिंग बना लिए, ठीक है, ऐसे जो है रीजनल प्लस एक ग्लोबल लेवल पर जो है वेरियस क्या बन रहे हैं, ग्रुपिंग्स बन रहे हैं, ताकि हर एक जो कंट्री है उसका कुछ स्टैंड हो, कुछ से हो और जो है वो प्रॉपर्ली नेगोशिएट कर सके, ठीक है। In addition, there is also an increasing eagerness on the parts of various nations to try and understand the developmental processes pursued by their neighboring nations, as it allows them to better comprehend their own strength and weaknesses with their neighbors, ठीक है। और इसी के साथ साथ में हर एक जो नेशन है स्टूडेंट वो क्या सोच रहा है, हर एक नेशन जो है वो सोच रहा है कि वो जो है थोड़ा सा एक कंपैरेटिव एनालिसिस करे, किसके साथ में, उसके नेबर्स के साथ में, क्योंकि नेबर्स क्या कर रहे हैं उससे हमें अपनी जो है स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चल सकता है और हम क्या कर सकते हैं हमें ये समझ में आ सकता है, ठीक है। तो वो कभी कभी होता है ना कि आपको थोड़ा सा देखना पड़ रहा है कि दूसरा क्या कर रहा है, ठीक है, और फिर अगर उस पर आप स्टेप ले रहे हो तो आप समझदार ही कहलाओगे, प्रोवाइडेड आपने आपकी कंट्री को देखकर सही स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। In the unfolding process of globalization, this is particularly considered essential by developing countries as they face competition not only from developed nations but also amongst themselves in a relatively limited economic space enjoyed by the developing world, ठीक है। तो जो है डेवलपिंग और जो डेवलप्ड नेशंस है दोनों के बीच में अच्छा खासा कंपटीशन है। डेवलप्ड के साथ में compete कर रहा है, डेवलपिंग के साथ में compete कर रहा है, ऑल्सो डेवलपिंग इज competing with डेवलप्ड एंड डेवलप्ड इज competing with डेवलपिंग, ठीक है। इन शॉर्ट हर नेशन एक दूसरे के साथ में compete कर रहा है, ठीक है, कि कौन जो है आगे जा सके। और आगे जाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि दूसरा जो पर्सन है वो किस पर्टिकुलर प्लानिंग से चल रहा है, अदरवाइज पता चले कि वो तो बहुत आगे निकल गया, हम यहीं रह गए, हम उसे देखकर भी अगर आगे निकल रहे हैं तो भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया दूसरों को ही एनालाइज करता है या इंडिया जो है वही एनालाइज कर रहा है दूसरों को, दूसरे स्टेट्स या दूसरी कंट्रीज भी इंडिया को एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं और इस पर्टिकुलर चीज पर वो लोग बहुत कीन रहते हैं कि इंडिया जो है उसमें इतना अच्छा डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। इंडिया की सॉफ्ट पावर हर जगह पर है, इंडिया का एक स्टैंड हर जगह पर है, इंडिया के जो है वेलफेयर में जो चीजें होती है हम वो मानते नहीं होती है तो हम जो है उस पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट भी नहीं बनेंगे, राइट। तो ऐसा जो है इंडिया कर पा रहा है तो वो क्यों कर पा रहा है, तो इस चीज को भी जो है समझने के लिए दूसरे नेशंस हमारी भी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया है जो कि दूसरे नेशंस की स्टडी कर रहा है, हर एक नेशन एक दूसरे को जो है ना देखता रहता है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। Then besides an understanding of the other economies in our neighborhood is also required, as all major common economic activities in the region impinge on overall human development in the shared environment, ठीक है। अब देखो सबका साथ सबका विकास जो है ना वो वाली बात यहाँ पर बिल्कुल आएगी, इन द सेंस कि ग्लोबलाइजेशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो वर्ल्ड है वो एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बन सके, राइट। जो वर्ल्ड है उसमें बॉर्डर ना हो, अभी क्या है बॉर्डर्स है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, यूएस, कनाडा, मेक्सिको, सबकी अलग अलग बॉर्डर्स हैं, बिल्कुल है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन बोलता है बॉर्डरलेस वर्ल्ड। तो इन शॉर्ट अगर इसका ये देखें तो अगर सारी कंट्रीज एक साथ में भी वर्क कर रहे हैं तो सभी का जो है ह्यूमन डेवलपमेंट तो एक मेजर कोर रहेगा ही, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट से ही ओवरऑल बाकी का डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो है ये जो पूरा डेवलपमेंट है दिस इज रिक्वायर्ड, और एक जो है एक पूरा साथ में रहकर इंटीग्रेटेड मैनर में जो है डेवलपमेंट इज नेसेसरी, ठीक है। तो ये था इसका कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट।
अब हम वन बाय वन चाइना और पाकिस्तान के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। देखो इंडिया के बारे में हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, रीजन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, पूरी बुक में हम लोग जो है इंडिया के बारे में समझ चुके हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पार्ट जो है हम चाइना और पाकिस्तान को पढ़ लेते हैं, ताकि हमारे पास में एक बैकग्राउंड बन सके कि चाइना और पाकिस्तान में जो है क्या क्या पर्टिकुलर पॉलिसीज या रिफॉर्म्स को जो है अंडरटेक किया गया था। ठीक है, स्टार्टिंग विथ चाइना। चाइना का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो चाइना इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पीपल एंड कंटिन्यूअस सिविलाइजेशंस कंसिस्टिंग ऑफ स्टेट्स एंड कल्चर्स डेटिंग बैक मोर देन 6 मिलेनिया। The Republic or the People's Republic of China, that is PRC, commonly known as China, was established in 1949. Basically चाइना establish हुआ है, ठीक है, ये याद रखना, चाइना क्या हुआ है, establish हुआ है कब, 1949 में। इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ, तो दैट वाज 1947। देखो इसीलिए ये 47, ये 49, 2 साल का जो अंतर है ना वो इतने मायने नहीं रखता है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट सेम टाइम से जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और चाइना का पूरा नाम क्या है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये भी याद रखना, जनरल नॉलेज है, पता होना चाहिए, दैट इज पीआरसी। तो चाइना में जो है बहुत ही वील से कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है और ओल्डेस्ट पीपल है। ठीक है, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक जैसे कि आप लोगों ने आपकी हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है, तो सिविलाइजेशन इज बेसिकली व्हाट, कि जो है जो लोग हैं उनका रहना सहना कैसा क्या है, उनका प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना, नॉलेज होना, ये सब कुछ होना। ठीक है, एक प्रॉपर जो है सिविलाइज्ड नेशन व्हील से। ठीक है, तो सिविलाइजेशन इज व्हाट, कि लोगों का फुल लेवल पर जो है डेवलपमेंट है। ठीक है, मतलब एक एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो तो चाइना में जो है सबसे व्हील से कि लाइक ओल्डेस्ट पीपल माने जाते हैं कि वहां पर है वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीपल, सबसे ओल्डेस्ट नहीं, बट हाँ जहां पर ओल्डेस्ट है वहां से चाइना को भी हम एक मानते हैं उनमें। ठीक है, और जो है कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन वहां पर चल रहा है। ठीक है, ज्योग्राफी की बात की जाए तो चाइना कहां पर सिचुएटेड है, ये इंडिया है, इधर ये चाइना है, राइट, ये जो नेशन है दिस इज चाइना, नहीं ये चाइना नहीं है, चलो ठीक है आप लोग मना कर रहे हो तो हटा देते हैं, ये चाइना नहीं है। कहाँ है चाइना, इधर पर है चाइना, राइट, इधर पर पूरा इंडिया है और इधर पर क्या है, चाइना। ठीक है, तो चाइना कहाँ है आपका, एशिया में है। साउथ एशिया में है क्या, नहीं, ऊपर है ना, तो वो उसको हम ईस्टर्न एशिया बोल रहे हैं, ईस्ट साइड पर है इसलिए। सो चाइना इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न एशिया। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड next to Canada and Russia with an area of 9.6 million square kilometer. चाइना थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है स्टूडेंट्स, पहला और दूसरा कौन है, कनाडा एंड रशिया, पहला कनाडा देन रशिया एंड देन जो है आपका क्या आ रहा है, चाइना आ रहा है। और कितना एरिया है यहाँ पर, तो दैट इज 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, देन पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज की बात करें तो चाइना इज मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विथ 1371 मिलियन पीपल एज पर 2015 एस्टिमेट्स। अभी जो है ना कमेंट सेक्शन में भर देना कि मैम अब चाइना नहीं अब इंडिया है, ये 2015 एस्टिमेट्स के हिसाब से बता रहे हैं हम। ठीक है, कि जो है चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और अभी तक इंडिया का सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम जो है एकदम ऐसे बोल भी नहीं पाते हैं कि अच्छा इंडिया मोस्ट पॉपुलस है, लेकिन हाँ वेरियस स्टडीज ने बोल दिया है कि हाँ इंडिया इज नाउ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ठीक है, तो 2015 के एस्टिमेट के हिसाब से चाइना वाज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री एंड ग्रोथ रेट वाज 0.5% पर एनम, दैट इज जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 0.5% था। ठीक है, कि हर साल जो है जितनी पॉपुलेशन है उसमें 0.5% और ऐड हो जाता है। इकोनॉमी की बात की जाए तो चाइना की इकोनॉमी इज अ काफी अच्छी इकोनॉमी। ठीक है, वो काफी प्रॉफिट अर्न करते हैं और काफी बिग इकोनॉमी व्हील से। So being one of the oldest civilization in the world, China has been the world's largest economy. After the establishment of People's Republic of China under one-party rule, all the critical sectors of the economy, enterprises and land owned and operated by individuals were brought under the government control. ठीक है, तो अब चाइना का यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, डेवलपमेंटल पाथ। क्या हुआ कि जब चाइना स्टैब्लिश हुआ, जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना स्टैब्लिश हुआ वन पार्टी रूल के अंदर, तो इसके बाद में जो है जो भी क्रिटिकल सेक्टर्स थे इकोनॉमी के, जो भी एंटरप्राइजेस थे, लैंड्स थे, ठीक है, जो भी ऑपरेट हो रहा है इंडिविजुअल्स के थ्रू,
सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आ गया, मतलब कि वहां पर प्राइवेट ओनरशिप नहीं रही, सब कुछ क्या हो गया, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर जो है वो आ गया। ठीक है, आज भी अगर हम लोग देखें तो चाइना बोला जाता है कि इट इज अ कम्युनिस्ट नेशन, वहां पर जो है लोगों का इतना से नहीं है, दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक, वहां पर जो गवर्नमेंट ने बोल दिया वो बोल दिया और वही होगा। फिर क्या क्या जो है वेरियस यहाँ पर पॉलिसीज रिफॉर्म्स थे, इनको समझते हैं। सबसे पहले आता है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, दैट इज GLF कैंपेन। देखो इनको जो है ना थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने के लिए जरूरत इसलिए है क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड, आगे हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेरियन रेवोल्यूशन, तो वो क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए जो है इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो और याद रखो कि ये क्या थे। पाकिस्तान पर कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस इसलिए बनेंगे क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो डेवलपमेंटल पाथ था दैट वाज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो पता है एग्जामिनर को कि इंडिया का बच्चे को पता है तो उसको पाकिस्तान का पता होगा। ठीक है, लेकिन चाइना में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है किसमें क्या हुआ किसमें क्या नहीं हुआ, इसलिए चाइना का जो है थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से पढ़ना। ठीक है, so Great Leap Forward campaign, that is GLF campaign. In 1958 a program named the Great Leap Forward GLF campaign was initiated by Mao to modernize China's economy. कौन से ईयर में, 1958 में। अब इसमें क्या था, the aim of this campaign was to transform agrarian economy into a modern economy through the process of rapid industrialization. Under this program, people were encouraged to set up industries in their backyards. अब बेसिकली देखो चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो एग्रीगेन इकोनॉमी थी। ठीक है, इनिशियली एग्रीगेन इकोनॉमी थी, मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। नाउ जो है आफ्टर मतलब 1958 में जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन थी, इसके अकॉर्डिंग माओ का जो है ये पर्टिकुलर से था कि एग्रीगेन इकोनॉमी को जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए इन्होंने इस पर्टिकुलर कैंपेन को जो है स्टार्ट किया, थ्रू विच ये बोला गया कि लोगों को कि आप लोग जो है अपने बैकयार्ड्स में क्या करो, इंडस्ट्रीज सेटअप करो। स्मॉल इंडस्ट्रीज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दैट नीड्स टू बी इंडस्ट्री इन द सेंस कि आप एग्रीकल्चर पर बेस्ड मत रहो, कुछ जो है दूसरे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करो। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करो। तो बैकयार्ड्स में से ही स्टार्ट कर दो, तो क्या है कि आपको न्यू लैंड एरिया और ये सब लेने की जो है दिक्कत नहीं होगी, आपके बैकयार्ड्स में ही आप जो है इनको स्टैब्लिश करो। तो अब इसकी वजह से आप ये सोचो कि 100 लोग हैं और अगर 100 में से 60 भी सेटअप कर लेते हैं तो 60 इंडस्ट्री सेटअप हो गई। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हाँ ठीक है, अगर एग्रीगेन से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है तो दिस कैन बी डन। ठीक है, कि जो है छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर दिया, जैसे कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बोलते हैं, तो ऐसे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर दिया, या तो खुद ही चला रहे हैं या फिर 2-4 लोगों की जरूरत है तो उनको एम्प्लॉय कर लिया। सो अकॉर्डिंगली एक बेटर अल्टरनेटिव मिल गया वर्क करने के लिए। ठीक है, तो इससे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के साइड थोड़ा सा क्या हुआ, मूव हुआ। ठीक है, in rural areas communes were started under the commune system, people cultivated collective lands। ठीक है, collectively cultivated lands। अब क्या हुआ कि अर्बन एरियाज में ठीक है आपने क्या कर दिया, जो इंडस्ट्रीज है उनको सेटअप कर दिया। व्हाट अबाउट दी रूरल एरियाज जहां पर एग्रीकल्चर है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर है तो थोड़ा सा ये भी नहीं बोल सकते ना कि पूरा का पूरा एग्रीकल्चर आप हटा दो, उसके लिए कुछ जो पर्टिकुलर है आपको प्रोविजंस लेने पड़ेंगे, तो कम्यून सिस्टम लेकर आया गया। अब कम्यून सिस्टम में क्या था, बेसिकली गवर्नमेंट ने, हमने क्या देखा था अभी अभी इनिशियली कि इंडिया बोल रही हूँ सॉरी, चाइना में जो है गवर्नमेंट का 1 पार्टी रूल के बाद में उन्होंने सारी चीजें जो है अपने कंट्रोल में ले ली। ठीक है, एवरीथिंग वाज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, तो ये एग्रीगेन लैंड और ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर आ गए। तो फिर जो है कम्यून सिस्टम को सेटअप किया गया जिसके थ्रू लोग जो है वो गवर्नमेंट से लैंड को ले सकते हैं रेंट पर। ठीक है, बेसिकली इसमें ये बोला गया था कि जैसे कि ये पर्टिकुलर एक लैंड एरिया है, ठीक है, ये जो है वहां की गवर्नमेंट से ले लिया है रेंट पर। अब यहाँ पर आपको जो शो करना है वो करो, इससे जो प्रॉफिट आएगा वो आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे जो है जितना भी प्रॉफिट आएगा गवर्नमेंट नहीं लेगी, मतलब कि चाइना की जो गवर्नमेंट थी वो नहीं लेगी, सिर्फ और सिर्फ उन्हें जो है फिक्स्ड रेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हाँ अगर आप लैंड यूज कर रहे हो तो आपने इतना रेंट प्रोवाइड कर दिया है। तो कम्यून सिस्टम के अंदर लोगों ने कलेक्टिव फार्मिंग को जो है एस्टैब्लिश किया और उसको जो है इंप्लीमेंट किया कि सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फार्मिंग एंड ऑल कर रहे हैं। ठीक है,
तो जब सब लोग मिलकर कर रहे हैं तो वो एक काइंड से क्या हो रहा है, सबका साथ, ठीक है, और सबका विकास, है ना, कि जो है लोगों का एक तो रेंट में डिवीजन हो गया, प्लस जो है प्रॉफिट भी वो लोग प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। एंड वहां का एग्रीकल्चर सिस्टम वाज बेटर या डेवलप्ड देन आवर्स एग्रीकल्चर सिस्टम, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो है वो लोग प्रॉफिट भी अर्न कर पाते थे। और यहाँ पर किसी को भी लैंड को खरीदने की जरूरत नहीं लग रही है। आपको अगर कल्टीवेशन करना है, बस आपके पास में रेंट होना चाहिए, आप गवर्नमेंट से रेंट पर ले सकते हो। और गवर्नमेंट जो है वो आपको नहीं बोल रही कि आप इसको छोड़ो, आप आराम से, आपको जब तक प्रोडक्शन करना है आप करो, ठीक है। ओनरशिप विल बी विद गवर्नमेंट एंड बाकी का जो है आप आराम से बेफिक्र होकर आपको जिस भी चीज का कल्टीवेशन करना है आप कर सकते हो। तो ये जो कम्यून सिस्टम है स्टूडेंट्स, दिस वाज अ सक्सेसफुल मॉडल, ठीक है। और 1958 में ही अगर देखा जाए तो 26,000 कम्यून्स जो है वो सेटअप हो गए थे, विच वॉज कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल दी फार्म पॉपुलेशन, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट सारी जो पूरी फार्म पॉपुलेशन है उसको कवर कर रहे थे, ठीक है। देन इकोनॉमी में ही इसका जो सेकेंड वाला रिफॉर्म है उस पर आते हैं, या रिवोल्यूशन है उस पर आते हैं बेसिकली, दैट वाज ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था, ये हुआ था स्टार्ट या इनिशिएट 1965 में। माओ इंट्रोड्यूस्ड द ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन अंडर विच स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। अब थोड़ा सा याद करना, ठीक है, और जो एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर हमने पढ़ा है उस पर जाना। उसमें हम लोगों ने पढ़ा है एक चीज, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, कहाँ का, इंडिया का। हमारा जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है दैट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी नहीं है, ठीक है। और इसी की वजह से लोगों में प्रॉपर जो स्किल्स है वो डेवलप नहीं हो पाती है। ऑल राइट, जहां पर स्किल्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाती है तो फिर उन्हें जो है प्रॉपर वर्क अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिल पाती है, वो अवेल नहीं कर पाते हैं। तो ये एक जो है मेजर इशू हम लोगों ने बताया था। नाउ व्हाट इज द थिंग कि यहाँ पर मतलब चाइना में जो है ये पर्टिकुलर रेवोल्यूशन लाया गया, दैट इज ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, जिसके थ्रू माओ ने बोला कि जो भी आपके स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स है, इनको प्रैक्टिकल वर्क पर पहुंचाओ, ठीक है। थ्योरी व्योरी तो ठीक है होती रहेगी, लेकिन एक प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिकल वर्क के लिए पहुंचाया गया कंट्री साइड में, और मतलब कि जहां पर भी ट्रेनिंग्स एंड ऑल प्रोवाइड हो सके, ताकि प्रॉपर जो स्किल्स है वो डेवलप हो सके एक पर्सन में, और उन स्किल्स का फिर जो है यूज किया जा सके फॉर फर्दर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, राइट। ये पर्टिकुलर स्टेप वाज वेरी गुड। इससे क्या हो रहा है, लोगों में प्रॉपर जो है स्किल्स डेवलप हो रही है, और जो रिक्वायर्ड स्किल्स है वो डेवलप हो रही है बेसिकली, ठीक है। So however, when Russia had conflicts with China, it withdrew its professionals who had earlier been sent to China to help in the industrialization process. अब ये एक चीज है कि जो है रशिया was helping China कि जो है यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस हो सके, ये जो बच्चों को और प्रोफेशनल्स को आप भेज रहे हो ट्रेनिंग के लिए, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिल सके। तो ये रशिया वाज हेल्पिंग, ठीक है, टू होम चाइना। लेकिन जब बीच में चाइना और रशिया के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए तो रशिया ने बोला कि टाटा बाय बाय, ठीक है, वो निकल गए कि आप देख लो आपका, ठीक है। वो लोग निकल गए कि हम नहीं करवा रहे आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प वगैरह, हम नहीं आपको एडवाइस दे रहे हैं, हम नहीं आपको सिखा रहे चीजों को, हम तो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हुई थी, तो उसकी वजह से ऑल्दो प्रॉब्लम्स तो आई ही थी, ठीक, बट फिर वो चाइना ने अपने अपने हिसाब से टैकल कर लिया। अब उतना डिटेल में हमें जाना नहीं है, हमें उतना ही पढ़ना है जिस पर हम कंपैरिजन कर पाए इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का। इतना ज्यादा डिटेल में भी हमें नहीं जाना है। Then what were the reforms introduced in China? अब देखो हमारे पास में जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे, दैट इज एलपीजी, दैट वाज अ कंपल्शन। हम चाहे या ना चाहे हमें वो रिफॉर्म्स को जो है लेकर आना पड़ा था। वो एक कंपल्शन था हमारे लिए, अगर हमें लोन चाहिए है तो उसके लिए हमें जो है रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। लेकिन चाइना के पास में एज सच कोई कंपल्शन नहीं था, बट स्टिल चाइना में भी रिफॉर्म्स हुए। और वो क्यों हुए? क्योंकि समझ में आया कि पिछले जो भी हम लोग पॉलिसीज एंड ऑल को यूज कर रहे हैं वो इतनी सक्सेसफुल या इतनी फायदेमंद नहीं दिख रही है। तो इसके लिए उनको हटाओ और न्यू रिफॉर्म्स लेकर आओ, जिसके थ्रू हम जो है कुछ अच्छा डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। तो इसके लिए जो है रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया, कहां पर? चाइना में।
So the present day fast industrial growth in China can be traced back to the reforms introduced in 1978. चाइना इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स इन फेजेस, ठीक है, चाइना ने जो है रिफॉर्म्स को कुछ फेजेस में इंट्रोड्यूस किया, एक साथ में इंट्रोड्यूस नहीं किया, कुछ फेजेस में इंट्रोड्यूस किया। जो इनिशियल फेज था, रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चरल, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। In agriculture, commune lands were divided into small plots which were allocated only for use and not ownership to the individual households. They were allowed to keep all income from the land after paying stipulated taxes, ठीक है। तो इनिशियल फेज में जो रिफॉर्म्स लाए गए थे चाइना में, दैट वर एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर पर लाए गए थे, ठीक है। एग्रीकल्चर में स्पेसिफिकली बात करें तो जो कम्यून लैंड्स था ना, उसको खत्म किया। कम्यून लैंड्स में क्या था, कलेक्टिव फार्मिंग थी, ठीक है। अब जो है कम्यून लैंड्स को डिवाइड कर दिया, स्मॉल प्लॉट्स में डिवाइड कर दिया। जो आप कलेक्टिवली फार्मिंग कर रहे हो, अब वो आप इंडिविजुअली फार्मिंग करोगे, ठीक है। दिस वाज द कंसेप्ट जो कि इनके इनिशियल रिफॉर्म का जो है प्रोविजन था कि इंडिविजुअल फार्मिंग विल बी डन अकॉर्डिंगली। जो है आपका जितना भी प्रॉफिट और जो भी है वो पर्सन ही रखेगा, बस उसको क्या करना है, जो भी एक रेंट है वो पे करना है गवर्नमेंट को। उसके अपार्ट जितना भी प्रॉफिट होगा वो पर्सन खुद अपने पास में रखेगा। ये सिर्फ और सिर्फ यूज के लिए था। ये जो लैंड दिया गया था, ओनरशिप नहीं थी, ओनरशिप गवर्नमेंट के पास में ही थी, ठीक है। तो कम्यून सिस्टम को ब्रेक कर कर जो है इंडिविजुअल सिस्टम्स या इंडिविजुअल उसमें जो है क्या किया गया था, ट्रांसफॉर्म किया गया था। लेटर फेज में रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। जो लेटर फेज था उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया गया था। सो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स एंड टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स। एट दिस स्टेज एंटरप्राइजेस ओन्ड बाय गवर्नमेंट नोन एज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस और SOEs वर मेड टू फेस कॉम्पिटिशन। अब बेसिकली क्या हुआ, अगर हम लोग देखें कि पहले जब मतलब चाइना स्टैब्लिश हुआ, तब हमने क्या समझा कि सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा इंडिया से रिलेट करना, जब पब्लिक सेक्टर का रोल ज्यादा हो जा रहा है स्टूडेंट्स, तो कंपटीशन नहीं था, है ना, और कंपटीशन नहीं था तो हमारी इंडस्ट्रीज एंड ऑल उतना ग्रो नहीं कर पा रही थी। फिर जब प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमने इस चीज पर बहुत एम्फेसिस डाला कि जब कंपटीशन बढ़ेगा तो प्रॉपर ग्रोथ हो सकेगी, प्रॉपर सारी चीजें पॉसिबल होगी, ठीक है। तो अब वो जो है वही चीज आप थोड़ा सा यहाँ पर रिलेट करो कि चाइना में सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर चली गई। जब सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर चला गया है तो फिर कंपटीशन तो कम हो गया ना, सिंपल सी बात है। अब गवर्नमेंट खुद ही से थोड़ी ना compete करेगी, ठीक है। तो इसके लिए फिर जो है प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया। लेटर फेज में जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए, जिसमें बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया और अब जो है कंपटीशन फेस करवाया गया वेरियस स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को भी, ताकि जो है प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, एक जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में क्या हो सके, जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो सके, ठीक है। तो इस स्टेज पर जो एंटरप्राइजेस जो कि गवर्नमेंट ओन्ड थे, दे वर मेड टू फेस कॉम्पिटिशंस, ठीक है। देन डुअल प्राइसिंग इन रिफॉर्म प्रोसेसेस, ठीक है। अब जो है इसके अपार्ट जो है वहां पर एक रिफॉर्म में क्या किया गया कि ड्यूअल प्राइसिंग जो है वो यूज किया गया। नाउ व्हाट इज ड्यूअल प्राइसिंग? ड्यूअल प्राइसिंग जैसे नाम बोल रहा है कि दो प्राइसेस किस चीज के, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अब यहाँ पर एकदम उस पर नहीं जाना है कि कितना क्या डिसाइड हुआ था, उतना डिटेल हमें नहीं जाना है, बस हमें पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल एक फार्मर है या कोई भी प्रोड्यूसर है जिसने प्रोडक्शन किया है 100 kgs ऑफ सॉल्ट, नहीं चलो सॉल्ट नहीं, बट वील टेक शुगर, ठीक है। 100 kgs ऑफ शुगर का प्रोडक्शन किया है, ठीक है। या फिर हम ये बोल दें कि एक फार्मर है जिसने 100 जो है क्विंटल्स या ऐसा कुछ जो है शुगर केन और इसका किसी का भी प्रोडक्शन किया है। तो अब डुअल प्राइसिंग में क्या था कि जो चाइना की गवर्नमेंट थी उन्होंने फिक्स कर दिया कि इसमें से फॉर एन एग्जाम्पल मान लो आप 30 kgs जो है हमें सेल करोगे, मतलब कि गवर्नमेंट को सेल करोगे, तो ये जो होगा ये गवर्नमेंट का जो प्राइस है, गवर्नमेंट का जो फिक्स्ड प्राइस है उस पर सेल आउट किया जाएगा, और बाकी का जो 70 kgs है दैट विल बी सोल्ड एट अ प्राइस जो कि मार्केट जो है मैकेनिज्म के थ्रू डिसाइड होगा, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो प्राइसिंग रख दी इन दी सेंस कि एक तो फिक्स्ड प्राइस हो गया कि इतना जो अमाउंट या इतनी जो क्वांटिटी है
वो फिक्स्ड प्राइस पर जो है सेल आउट हो सकती है और बाकी की जो मार्केट डिसाइड करेगा उस प्राइस पर। तो इसमें जो एक प्रोड्यूसर है उसका भी भला है और जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनका भी बेनिफिट है, ठीक है, कहीं पर भी एक्स्ट्रा या कम कुछ भी नहीं होगा। So the reform process also involved dual pricing. This means fixing the prices in two ways. Farmers and industrial units were required to buy and sell fixed quantities of inputs and outputs on the basis of prices fixed by the government. ठीक है, जो भी फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे वो रिक्वायर्ड थे कि वो बाय और सेल करेंगे कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी, ठीक है, कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट और आउटपुट को किस प्राइस पर, उस प्राइस पर जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, और बाकी के जो है, ठीक है, फॉर अदर ट्रांजेक्शंस द इनपुट्स एंड आउटपुट्स वर परचेज्ड एंड सोल्ड एट मार्केट प्राइसेस। ठीक है, बाकी के ट्रांजेक्शंस के लिए जो है मार्केट प्राइसेस पर चीजों को कंसिडर किया जाएगा। देन आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये बहुत ही सक्सेसफुल जो है ना आपका मतलब ये बहुत ही सक्सेसफुल रिफॉर्म या व्हील से स्टेप रहा है चाइना का, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो आप ये बोलोगे कि एक जोन है या एक एरिया है जिसे जो है SEZ का क्या दे दिया गया, SEZ का जो है लाइक टैग दे दिया गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू इट यहाँ पर रिलेटिवली दूसरे एरियाज के कंपैरिजन में सारे जो रेस्ट्रिक्शंस है वो कम रहेंगे, फ्रीनेस ज्यादा है, कम टैक्सेस, कम टेरिफ्स, ये सब रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो, यहाँ पर अगर आप कोई इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हो तो आप ज्यादा फायदे में हो एज कंपेयर टू नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है वो सेटअप किए गए थे बाय चाइना और ये एक सक्सेसफुल मॉडल था। ठीक है, ये मतलब ये समझ लो कि ये एक वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल काइंड ऑफ भी आप इसको कोट कर सकते हो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऑफ चाइना। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर सेटअप। ठीक है, इससे जो है इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी आती है। ऑल राइट, देन ये तो हो गया किसके बारे में, चाइना के बारे में। आई गेस कि चाइना के रिफॉर्म्स और ये सब कुछ आप लोगों को आ गए समझ में। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान का पूरा बैकग्राउंड, ज्योग्राफिकल और जो इकोनॉमिक चीजें हैं उसको देखते हैं। सो पाकिस्तान ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 1947। ये तो आप लोगों को अच्छे से पता ही है, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे इज 15 अगस्त एंड पाकिस्तान का इट इज 14 अगस्त। ठीक है, 1947। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान का तो बिल्कुल एक दिन का ही गैप है बस। उधर जो चाइना और इंडिया का था दैट वाज ऑफ 2 years का गैप, बट इधर इट इज जस्ट 1 day का गैप। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या जो है पाकिस्तान का क्या डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी रहा है। सो ज्योग्राफी की बात करते हैं पहले तो। So Pakistan is located in South Asia and borders Central Asia and the Middle East। ठीक है, ये पाकिस्तान है, दिस इज साउथ एशिया में आता है, ये इधर जो है ये बॉर्डर करता है ईस्ट एशिया को और मिडिल ईस्ट को। ठीक है, सॉरी सेंट्रल एशिया को और मिडिल ईस्ट को। ठीक है, देन इट्स बॉर्डर्स आर विद चाइना इन द नॉर्थ एंड टुवर्ड्स वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट आर Iran and Afghanistan, and towards east and southeast its border are with India। तो बेसिकली पाकिस्तान की बॉर्डर्स कैसे देख रहे हैं हम, चाइना है, इधर ईरान अफगानिस्तान है और एक साइड पर इंडिया है। ठीक है, द कंट्री हैज एन एरिया ऑफ 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर्स। द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इज 2,21,300 square kilometers, whereas the area under forest is 42,300 square kilometers। Exactly ऐसे numbers याद रखने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट जो है वो थोड़ा सा याद रख लो, कंपैरिजन के लिए याद रख लो कि अगर कहीं पर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो लिखने के लिए इजी रहेगा। वैसे इकोनॉमिक्स में इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा इतना, ठीक है, कि कितना जो है ना एरिया ही है वो उस पर नहीं आएगा। बस इसको ऐसे याद रखना है कि हाँ कितने एरिया के हिसाब से कितनी पॉपुलेशन है और ये वाली चीजों को। ठीक है, नाउ पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो पाकिस्तान इज द 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विथ 188 million people as per 2015 estimates। ये अभी जो है आप मुझे करंट डेटा लाकर मत दे देना कि मैम ये है, मैं एस्टिमेट्स बता रही हूँ कि मैं कौन से ईयर के हिसाब से बता रही हूँ आपको। ठीक है, विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 2.1% पर एनम, ये भी 2015 के हिसाब से बता रहे हैं। देखो चाइना का ग्रोथ रेट कितना था स्टूडेंट्स, 0.5%।
और यहाँ पर ग्रोथ रेट कितना है 2.1%। अब भले ही चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री थी लेकिन उसका ग्रोथ रेट कम था, यहाँ पर ग्रोथ रेट इतना हाई है तो इसको जो है बहुत ज्यादा इसकी मतलब पॉपुलेशन बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। ये डबल ऑलमोस्ट जो है डबल एंड व्हील से कि ट्रिपल जो है रेट से इंक्रीज हो रही है इसकी पॉपुलेशन एज कंपेयर टू चाइना। तो ऑब्वियस सी बात है कि हाई रेट से इंक्रीज होगा और पॉपुलेशन बहुत जल्दी इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स बिलो द ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन। जो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है उसके बिलो 1/3 पॉपुलेशन रह रही है। ऑफिशियल की बात कर रहे हैं, ऑफिशियल के बिना जो अनऑफिशियल है दैट इज जो पॉवर्टी लाइन में तो नहीं आ रहे हैं लेकिन स्टिल दे आर इन पुअर स्टेट, फिर वो कितने हैं वो नहीं बोल सकते कुछ, ये इसीलिए ऑफिशियल वर्ड जो है यहाँ पर यूज किया गया है। It has the second largest Muslim population in the world after Indonesia and the national language is Urdu and English is the official language, ठीक है। So this was something about the population and language of Pakistan. Then comes to the economy. अब एक चीज ध्यान रखना, इंडिया का जो पाकिस्तान का पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सारी पॉलिसीज रिफॉर्म्स है, इनको याद रखना बहुत ईजी है। जो इंडिया ने किया वो सेम चीज पाकिस्तान ने की, ठीक है, इसको याद रखना। इंडिया में पहले हुआ है, पाकिस्तान में उसके बाद में हुआ है। बाकी हर एक चीज जो है वो आपकी इंडिया की जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिलेगी, बस थोड़ा सा रिफॉर्म्स का जो पीरियड है ना वो चेंज दिखेगा, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट वैसा ही आपको जो है पाकिस्तान का डेवलपमेंट दिखेगा, डेवलपमेंटल पाथ दिखेगा जैसा इंडिया ने फॉलो किया है, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग में देख लो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम थे ना, यहाँ पर भी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो पाकिस्तान फॉलोज द मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल विद कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ये सारी बात हम इंडिपेंडेंस से लेकर बात कर रहे हैं। अब करेंट सिनेरियोज में चीजें चेंज होती जा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारी बुक्स में हमें प्रीवियस वाला पढ़ना है तो हमें प्रीवियस वाले को पढ़कर ही आगे लाना है, ठीक है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई, जैसे कि in the late 1950s 1960s Pakistan introduced a variety of regulated policy framework for growth of domestic industries. The policy combined tariff protection for manufacturing of consumer goods together with direct import control on competing imports. पढ़कर आए हम एक चीज अपने चैप्टर नंबर 2 में, दैट इज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। आई होप सो कि आप सभी लोगों को जो है ना ये याद है। देखो मैं आपको कंपेयर करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो चीज आपको वैसे भी कंपेयर करना ही है तो वो याद हो जाएगा, ठीक है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा था हमने, टेरिफ्स के बारे में पढ़ा था और कोटास के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, टेरिफ्स के बारे में बताया, टेरिफ प्रोटेक्शन यूज किया गया, पॉलिसी कंबाइंड टेरिफ प्रोटेक्शन प्लस डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल्स, ठीक है, डायरेक्टली जो है इंपोर्ट को कंट्रोल करना। तो बेसिकली जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमने किया उसको टर्म यहाँ पर यूज ना कर थोड़ी सी जो है लैंग्वेज चेंज करके हमने लिख दी कि जो है वेरियस पॉलिसीज जो इंट्रोड्यूस की गई थी उसमें फॉरेन एरियाज या फॉरेन ट्रेड पर देखा जाए तो ये पर्टिकुलर पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। दैट इज टेरिफ कंट्रोल या टेरिफ्स की हेल्प से प्रोटेक्शन प्लस जो है डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल्स, ठीक है। देन ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिया में भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, पाकिस्तान का भी ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। सो इन केस ऑफ एग्रीकल्चर द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड increase in public investment in infrastructure led to a rise in production of food grains. This changed the agrarian structure dramatically, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन was successful, उसकी वजह से जो एग्रीगेन स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ था। और अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इट इज बेसिकली द यूज ऑफ HYV सीड्स, ठीक है, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, जिसके थ्रू जो है ज्यादा यील्ड मिलेगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी और जो है ज्यादा हमारे पास में फूड ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी हो सकती है। वही था ग्रीन रेवोल्यूशन, कुछ और नहीं था, ठीक है, जो पढ़े हो वही है। तो जो है पाकिस्तान में भी ग्रीन रेवोल्यूशन काइंड ऑफ चीजें आई थी। उसके बाद में इंपॉर्टेंस टू रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन अर्ली 1970s, बहुत क्लियर है, पब्लिक सेक्टर का ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, ठीक है। तो दिस वाज द थिंग। सो इन द अर्ली 1970s नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज टुक प्लेस, ठीक है। इंडिया में पब्लिक सेक्टर मेजर था ना,
मेजर पब्लिक सेक्टर का इंपॉर्टेंस, ठीक है। देन लेट 1970s में जो है इनका ये जो रोल था ये चेंज शिफ्ट हो गया था प्राइवेट सेक्टर के साइड। प्राइवेट सेक्टर के साइड जो है ये चीजों को चेंज कर दिया गया था। So in the late 1970s there was a shift in government policies when it adopted the policy of denationalization। अब ये क्यों हुआ? तो जैसे हमें रिफॉर्म्स के हमें जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ में रिफॉर्म्स करने पड़े थे ना, वैसे ही पाकिस्तान के साथ भी केस था, ठीक है। तो उन्हें भी जो है ना ये चीजें करनी पड़ी थी। Now financial support during late 1970s, so during this period Pakistan also received financial support from Western nations and remittances from e-migrants to the Middle East, ठीक है। तो बेसिकली जो है 1970s में, हमारा तो 1991 में हुआ था रिफॉर्म्स, इनके रिफॉर्म्स थोड़े जल्दी हो गए थे, ठीक है। तो लेट 1970s में जो है इन्हें मतलब पाकिस्तान को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत लगी थी और इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट रिसीव किया था वेस्टर्न नेशंस से, और इसके अपार्ट रेमिटेंसेस फ्रॉम ई माइग्रेंट्स टू मिडिल ईस्ट। ये क्या है इसको समझते हैं। बेसिकली क्या है ना, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में काम नहीं करके दूसरे नेशंस में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो दूसरे नेशंस में काम कर रहे हैं तो वहां से पैसा तो आ रहा है पाकिस्तान में, वापस उनके घर परिवार तक वो जो है पैसा पहुंचा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट रेमिटेंसेस आते थे, ठीक है। तो इन रेमिटेंसेस से जो है ना बहुत ज्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती थी। पाकिस्तान खुद तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं कर रहा था, लेकिन इन रेमिटेंसेस के थ्रू जो है वो अर्न करता था। और पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, दैट वाज मेनली इसी से आता था, रेमिटेंसेस और इनसे। यूजुअली अगर हम देखें, अगर एक सही मैनर में देखें तो फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ना चाहिए एक्सपोर्ट्स के हेल्प से, लेकिन पाकिस्तान में इट वाज इंक्रीजिंग विद द हेल्प ऑफ रेमिटेंसेस, तो ये ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया, ठीक है। मतलब ये जो आपके फॉरेन एक्सचेंज है ज्यादा टाइम तक एज सच नहीं रह पाए, और फिर जो है पाकिस्तान में भी रिफॉर्म्स करने पड़े थे, ठीक है। अगेन उनकी इकोनॉमी भी क्या हो गई थी, डाउनफॉल में जा रही थी, ठीक। सो दिस हेल्प द इकोनॉमी इन स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। सो ये कुछ पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में था कि पाकिस्तान का जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था। अब पाकिस्तान के बारे में अगर आप कभी भूल भी जाओ तो याद कर लेना इंडिया में क्या क्या हुआ है, और उसको थोड़ा सा ऐसे रेफरेंस लगा के लिख देना कि हाँ पाकिस्तान में ये चीज हुई है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर मैनर से अगर आप बाय चांस भूल भी जाते हो तो आप आंसर को कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। नाउ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान थोड़ा सा करते हैं हम लोग। दैट इज जो है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की हेल्प से देखते हैं कि तीनों कंट्री में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान है। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है 2015 का एस्टिमेट्स है, एस्टिमेट्स हमारे पास में 2015 के हैं, ठीक है। देन एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये भी 2015 के हिसाब से बताएंगे। डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अगर 10 लोग रिसाइड कर रहे हैं तो डेंसिटी इज 10। अगर वहां पर 100 जो लोग हैं वो रिसाइड कर रहे हैं तो वो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, एंड सो ऑन, ठीक है। देन सेक्स रेशियो, दैट इज मेल फीमेल वाला रेशियो। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक विमेन अपनी जो ये फर्टिलिटी वाली जो लाइफ साइकिल होती है, या हम ये बोले कि टाइम पीरियड होता है, फर्टिलिटी इन द सेंस कि जब एक विमेन जो है बर्थ दे सकती है, ठीक है। तो जो पूरा लाइफ टाइम है, या हम ये बोले कि ये जो पूरा ड्यूरेशन है, इसमें ऑन एन एवरेज एक वुमेन कितने जो है चाइल्ड को बर्थ देती है, दैट इज फर्टिलिटी रेट। जैसे कि ये 2.3 है, अब ऑब्वियस सी बात है वो तो एवरेज निकालने में डेसिमल में आ जाते हैं, तो इसको आप ये समझ सकते हो कि इंडिया में एवरी विमेन जो है वो 2 चाइल्ड को बर्थ देती है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम फर्टिलिटी रेट पर जाते हैं। फर्टिलिटी रेट से भी आपको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, समझेंगे उसके बारे में। एंड देन अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो समझते हैं, देखते हैं कि ये क्या क्या इंडिकेटर्स हैं शो कर रहे हैं। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन की बात की जाए तो इंडिया की इट वाज मिलियंस में है ये, ठीक है। इंडिया की इट वाज 1311 मिलियंस और चाइना की ये कितनी थी, 1371 मिलियंस। अगर इन दोनों के कंपैरिजन में देखें तो पाकिस्तान की काफी कम थी, राइट। पाकिस्तान की काफी कम थी, 188 मिलियन ही थी। अब इसको थोड़ा सा कंपेयर करना एरिया से। एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पर आते हैं सबसे पहले तो एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन 1.2% से, ठीक है। मतलब कि इंडिया में जो है हर साल इसका 1.2% पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है।
किसकी, चाइना की बात की जाए तो इट इज 0.5%, दैट इज 0.5%, और पाकिस्तान का इट वाज 2.1%। तो सबसे ज्यादा हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कहां पर है, पाकिस्तान का है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसमें पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हाई स्पीड से इंक्रीज होगी। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर देखा जाए तो इंडिया की इट इज 441, दैट इज इंडिया में एक स्क्वायर किलोमीटर में 441 लोग जो है ये रिसाइड करते हैं, और वहीं अगर आप चाइना का देखोगे तो इट इज 146। ऐसा क्यों हुआ, चाइना में इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी चाइना की डेंसिटी इतनी कम क्यों है? तो अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था हम लोगों ने, चाइना का जो ज्योग्राफिकल एरिया उसको समझा था कि थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है वो आफ्टर कनाडा एंड रशिया। तो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है तो उनके पास में जगह ज्यादा है, जगह ज्यादा है तो वो आराम से इतने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। इंडिया के पास में जगह कम है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे छोटी छोटी जगहों में ज्यादा लोग रहेंगे, इसलिए डेंसिटी इंडिया की ज्यादा है और चाइना की इतनी कम है। और वही पाकिस्तान की देखो तो इट इज 245। अब देखो पॉपुलेशन तो इतनी कम है, ठीक है, यहाँ पर 1311 है, यहाँ पर 188 है, मतलब कि 1200 अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूं तो 1200, या फिर चलो 1200 भी छोड़ो तो 1100 मिलियन पॉपुलेशन कम है, लेकिन डेंसिटी को देखो तो सिर्फ और सिर्फ 200, राइट। तो डेंसिटी में सिर्फ 200 का डिफरेंस है। ये क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान का एरिया इज स्मॉलर देन इंडिया का एरिया, ठीक है, काफी स्मॉलर है, तो वहां के हिसाब से वहां की पॉपुलेशन काफी ज्यादा ही है ना। ये चाइना की इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी डेंसिटी चाइना की पाकिस्तान से क्या है, कम है, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन उसके एरिया से, उसके एरिया के जो है रिलेशन में अगर देखें तो इट इज हाई, ठीक है। देन नेक्स्ट पर आते हैं, दैट इज सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो बेसिकली क्या शो करता है? सेक्स रेशियो शो करता है कि मेन विमेन का जो रेशियो है वो क्या है, ठीक है, दैट इज पर 1000 मेल कितनी फीमेल्स हैं। इंडिया की बात की जाए तो पर 1000 मेल्स देयर आर 929 फीमेल्स, मतलब कि 70 फीमेल्स जो है वो कम है, मेन जो है वो 70 ज्यादा है और फीमेल कम है। अब ये नंबर्स जो है ये 70 है तो डिफरेंस है, नॉट अ बिग डिफरेंस, फिर इतनी दिक्कत क्यों है? समझा, अब इसको समझना, हम इसको जो है लाइक जो जेंडर रेशियो है, जो ये इनइक्विटी, उस पर हम इतनी क्यों बात करते हैं? हम बोल रहे हैं 1000 पर, बीच में ये लोग आ चाहिए, 1000 पर जो है 929, तो इस नंबर में तो इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ये तो चल जाएगा, बट ये हम पर 1000 बोल रहे हैं। इधर आप पॉपुलेशन देखो इट इज इन मिलियंस, ठीक है, तो 0 लगाते जाओ, अगर मैं 2 0 भी बढ़ाऊं तो यहाँ पर 2 0 बढ़े, अब इसका डिफरेंस निकालो, अब इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? इसका डिफरेंस आ जाएगा 7000, राइट, 7000 समथिंग आ गया, और 2 0 बढ़ा दे, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? नाउ इट विल बिकम 7 lakhs, राइट, और बढ़ा दोगे और हो जाएगा। तो जब आप ये 1000 के टर्म्स में देख रहे हो तो इतना नहीं है, लेकिन जब इसमें जीरोस एंड जीरोस ऐड होते जाएंगे तो इसका इंपैक्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि क्यों जो है ये इतना मेजर इशू बनता है हमेशा, ठीक है। वहीं हम लोग देखें चाइना की तो इट इज 941 एंड पाकिस्तान की इट इज 947। तो अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में पाकिस्तान जो है वो टॉप पर है, मतलब कि पाकिस्तान जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर जो है जेंडर इक्विटी तीनों ही नेशंस के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट गोज टू फर्टिलिटी रेट, ठीक है, तो फर्टिलिटी रेट इंडिया की देखी जाए तो इट इज 2.3। मेजरली हम लोग देखते भी हैं इंडियन फैमिलीज में 2 बच्चे होते हैं, कहीं कहीं पर 3 होते हैं, तो वो वही 2.3 उसी चीज को शो कर रहा है। फॉर चाइना इट इज 1.6। अब देखो चाइना में तो एक पर्टिकुलर वो भी है, हम आपका मतलब कि अब तो नहीं है, लेकिन 1 चाइल्ड पॉलिसी वाज देयर, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो 1 के आसपास ही चलना है। और पाकिस्तान का देखो इट इज 3.7, मतलब कि वहां पर आप लोगों को ऑन एन एवरेज घरों में देखने को मिलेगा 3 या 4 बच्चे, ठीक है, अब इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, वो एवरेज निकाला है तो एवरेज में ये चीज निकली है। तो सबसे ज्यादा फर्टिलिटी कहां पर है? पाकिस्तान में, ठीक है, और फर्टिलिटी ज्यादा है तभी तो ये चीज ज्यादा आ रही है आपकी जो एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वो फर्टिलिटी और ये जो है ये दोनों क्या है, एकदम सिंक्रोनस वे में चल रहे हैं। देन अर्बनाइजेशन, तो अर्बनाइजेशन कहां पर,
क्या है, ज्यादा है, कम है इस चीज को, ठीक है। तो इंडिया का अर्बनाइजेशन इज 33, चाइना का इट इज 56 एंड पाकिस्तान का इट इज 39। तो इसमें भी पाकिस्तान ने जो है इंडिया को सरपास किया है, आगे जा रहा है ये, ठीक है। अब वो ठीक है कि धीरे धीरे आके जो है अर्बनाइजेशन से ही सब कुछ नहीं हो जाता है वो वाली चीज, बट अगर चाइना का देखो स्टूडेंट्स तो चाइना काफी आगे है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली उतना दूसरों को भी होना था, ठीक है। तो दिस आर सम ऑफ द डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स जिसके थ्रू हम थोड़ा बहुत इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में कंपैरिजन कर पा रहे हैं, ठीक। देन ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके जो ग्रोथ इंडिकेटर्स हैं दैट इज बेसिकली जो ये सारी चीजें, एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जीडीपी ग्रोथ रेट इज कंसिडर्ड एज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। यूजुअली हम लोग मानते ही हैं जीडीपी को एक जो है मेजर इंडिकेटर मानते हैं ग्रोथ का, ठीक है। तो जीडीपी जो है वो एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ रेट को फाइंड आउट करने का, ठीक है। जीडीपी क्या रहा है वेरियस नेशंस का ओवर द टाइम पीरियड उसको देखें तो 1980, 1990 एंड 2011-15 का जो है डेटा है हमारे पास में। इंडिया का इस पर्टिकुलर फेज में ग्रोथ रेट वाज 5.7, चाइना का इट वाज 10.3 एंड पाकिस्तान का इट वाज 6.3। तो इससे हमें ये समझ में आया कि इस पर्टिकुलर पीरियड में पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अब ऑब्वियसली इस टाइम पीरियड में तो हमारी इकोनॉमी स्टैगनिंग वाले उसमें थी ना, तभी तो फिर रिफॉर्म्स लेकर आए थे हम, ठीक है। नाउ अगर आप लोग देखो तो चाइना काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। आते हैं 2011 to 15 में। अब यहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ आपको दिख रही है कहां पर, इंडिया में। हम 5.7 से 6.7 पर आ गए, ठीक है। हमने एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई। वहीं आप देखो पाकिस्तान और चाइना का, चाइना की यहाँ पर 10.3 था, यहाँ पर कितना हो गया 7.9 हो गया। ये इनकी ग्रोथ रेट फॉल हो गई और पाकिस्तान की भी फॉल हो गई, पाकिस्तान 4 पर चला गया। अब देखा जाए तो यहाँ पर भले ही चाइना सबसे आगे है लेकिन चाइना का डाउनफॉल हुआ है और हमारा अप राइजिंग हुआ है। तो ज्यादा बेटर किसने परफॉर्म किया इस टाइम पीरियड में, इंडिया ने परफॉर्म किया, ठीक है। और सबसे मतलब तीनों ही कंट्रीज में जो सबसे पीछे है वो कौन है, पाकिस्तान, ठीक है। तो आई गेस दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर। देन सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन देखें कि जो है वेरियस सेक्टर्स कितना क्या कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारा कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है एंड हियर वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। तो चलो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी देखते हैं। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें तो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है 17% का और इसकी जो वर्कफोर्स है दैट इज 50%, ठीक है। 50% वर्कफोर्स वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। चाइना का देखो तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 9% का क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है और इसकी पॉपुलेशन कितनी बेस्ड है, 28% है। पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 25% और इसके पॉपुलेशन कितनी बेस्ड है, इट इज 43। अब यहां से फिर से आप बता सकते हो स्टूडेंट्स की पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। 43% पॉपुलेशन जो है या 43% जो वर्कफोर्स है वो इस पर बेस्ड है, बट जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 25 और यहाँ पर 50% बेस्ड है लेकिन कंट्रीब्यूशन 17 है। तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म एग्रीकल्चर सेक्टर में किसने किया, पाकिस्तान ने किया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं किस पर, इंडस्ट्रीज पर। इंडस्ट्रीज में कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी कितना है, इंडिया का इट इज 30, चाइना का इट इज 43, पाकिस्तान का इट इज 21। अब उधर चले जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर चले वर्कफोर्स का। तो इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वर्कफोर्स का दैट इज 21%, चाइना का इट इज 29 एंड पाकिस्तान का इट इज 23। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि हाँ पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतना ज्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं था, 23% वर्कफोर्स एंड 21% कंट्रीब्यूशन। चाइना का देखें तो 29% जो है वर्कफोर्स बेस्ड है और 43% कंट्रीब्यूशन है। अच्छी बात है, चलो गुड। इधर 21% है और इधर 30% है, ठीक है। तो हाँ चाइना का कंपैरेटिवली इंडिया से अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर रहा है, बाकी इंडिया ने भी जो है अच्छा परफॉर्म किया एज कंपेयर्ड टू पाकिस्तान। देन कम्स टू द सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर को तो देखना ही था, ठीक है। इंडिया का सर्विस सेक्टर से कंट्रीब्यूशन इज 53%, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इज जस्ट 29%। दूसरी कंट्रीज में देखना, चाइना का इट इज 48% जो कि कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी है और वर्कफोर्स कितनी है 43% वर्कफोर्स के साथ में
48% का कंट्रीब्यूशन है। वहीं इंडिया का 29% वर्कफोर्स के साथ में 53% कंट्रीब्यूशन है। तो सर्विस सेक्टर किसका अच्छा है? इंडिया का, ठीक है। और वहीं हम लोग देखें पाकिस्तान का, तो यहाँ पर 54% है, ठीक है, 53 से ज्यादा है। वर्कफोर्स देखें तो वर्कफोर्स भी तो ज्यादा है, 34। कंट्रीब्यूशन तो 1% ज्यादा हुआ, और वर्कफोर्स जो है वो तो आपकी 5% ज्यादा है उस पर। तो ज्यादा अच्छा सर्विस सेक्टर कहाँ का रहा? इंडिया का रहा। लेकिन अब ये तो हमने वर्कफोर्स के साथ में जो है ना कंपैरिजन किया है। अगर मान लो कभी क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा सिर्फ ऐसा कि ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर में किसने किया है, तो आपको फिर पाकिस्तान चूज करना है, ठीक है, बिकॉज वहां पर आपसे वर्कफोर्स से कंपेयर करके नहीं बोला गया है, आपसे सिर्फ डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन है जिसके थ्रू जो है हम अगेन इन तीनों कंट्रीज के बीच में थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। ऑल राइट, देन आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पर। प्राइमरी मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर आते हैं, जो कि हम लोग चाइना, इंडिया, पाकिस्तान का थोड़ा थोड़ा समझेंगे, देन सर्विस एंड देन टर्शरी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है उन्हें देख लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं चाइना का प्राइमरी सेक्टर। सो ड्यू टू टोपोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस द एरिया सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इज जस्ट 10% ऑफ इट्स टोटल लैंड एरिया, ठीक है। चाइना में जो है एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस और जो भी टोपोग्राफिक कंडीशंस है उसको ध्यान में रखते हुए। अब इसे आप ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो ज्योग्राफी में, एंड फॉर दोज जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड है उनके लिए इतना जानना ठीक है कि वहां पर जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस और जहां पर वो मतलब जो चाइना सिचुएटेड है, तो वो पर्टिकुलर जो एरिया है वो इतना ज्यादा जो है एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वहां पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है। तो जो टोटल लैंड एरिया है उसका सिर्फ 10% जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है, ठीक। द टोटल कल्टिवेबल एरिया इन चाइना अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द कल्टिवेबल एरिया इन इंडिया, ठीक है। जो पूरा टोटल कल्टिवेबल एरिया है चाइना का, वो इंडिया के कल्टिवेबल एरिया का 40% है। मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इंडिया में 100% लैंड जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है, तो चाइना का इस 100% में से 40% जो है वो एग्रीकल्चर का है, ठीक है। मतलब कि आप इससे ये बोल सकते हो कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या जो एग्रीकल्चर लैंड है, नॉट सेक्टर सॉरी, जो लैंड है वो 60% ज्यादा है चाइना के एग्रीकल्चरल लैंड से, ठीक है। Then till 1980, more than 80% of its population was dependent on farming as their sole source of livelihood. अब भले ही 10% हो कल्टिवेबल एरिया, लेकिन स्टिल 1980 तक चाइना की जो 80% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड थी। वो एग्रीकल्चर जो है इसी पर्टिकुलर सेक्टर में क्या कर रही थी, वर्क कर रही थी, ठीक है। तो आई गेस कि ये इतनी चीजें जो है, मतलब ये जो था ये क्लियर है। अब देखो इनिशियली जैसे हम बोल रहे हैं कि सिर्फ 10% ही टोटल लैंड एरिया का जो है कल्टिवेबल एरिया है, फिर भी 80% पॉपुलेशन कैसे डिपेंडेंट थी या कैसे बेस्ड थी? तो सिंपल सी चीज है, उस टाइम पर इंडस्ट्रीज और सर्विसेज जो है वो इतनी ज्यादा जो है इनिशिएट नहीं थी, इतनी ज्यादा व्हील से डेवलप नहीं हुई थी, तो लोगों के पास में और कोई ऑप्शन भी नहीं था ना। उनके पास में यही चीज थी कि ठीक है एग्रीकल्चर के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो जिसके पार्ट में जितना जितना एरिया आ रहा है उस हिसाब से दे आर ओके। ऑल्सो वी हैव सीन कि चाइना का जो एरिया है, टोटल जो एरिया है वो क्या है, वो काफी ज्यादा है, राइट। इसकी हम लोगों ने जो है डेंसिटी भी देखी थी विच वॉज समथिंग अराउंड 150 के आसपास, है ना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक लार्ज एरिया का 10% आप निकालोगे तो वो भी तो लार्ज होगा। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम 1000 का 10% निकालेंगे स्टूडेंट्स तो कितना जाएगा, 100 जाएगा। वही अगर मैं 1 लाख या 10 लाख का 10% निकालते हैं, ठीक है, अगर हम 10 लाख का 10% निकालेंगे तो ये क्या होगा, दिस इज 1 लाख। ऑल राइट, तो इंडिया का एरिया कम है, ऑल राइट, और इंडिया के कम एरिया में ज्यादा एग्रीकल्चर का हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज, और वहां पर एरिया ज्यादा है, तो अगर उसका 10% भी आ रहा है तो 10% भी जो है वो सफिशिएंट है, ठीक है। तो जो है 80% ऑफ पॉपुलेशन 1980s तक जो है एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट थी, ठीक है।
Since then, the government encouraged people to leave their fields and pursue other activities such as handicrafts, commerce, and transport. As a result, proportion of workforce engaged in agriculture reduced to 28% in 2014-15 with contribution to GDP at 9%. ठीक है, अब देख ड्रास्टिक चेंज है ये, अभी तक इंडिया ये अचीव नहीं कर पाया है। इंडिया का अगर आप देखोगे, मतलब जो हम लोगों ने देखा भी है प्रीवियस चैप्टर्स में, तो उसमें हमने ये देखा है समथिंग 48-49% जो है वो आज भी पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है। तो एक मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर है। और यहाँ पर भी देखें तो ये भी जो है 80% से कहां पर आए हैं, 28% पर आए। तो एक ड्रास्टिक जो है यहाँ पर चेंज हुआ है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर अगर हम लोग देखें या प्राइमरी सेक्टर देखें चाइना का, तो इट इज बेसिकली हम लोग इसमें क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे कि जो है पूरे जो लैंड एरिया है उसका सिर्फ और सिर्फ 10% ही कल्टिवेबल लैंड है, उस पर 80% ऑफ पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट टिल 1980s। उसके बाद में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और गवर्नमेंट का जो परसुएजन है उसके अकॉर्डिंग या उसको ध्यान में रखते हुए जो है ये जो पॉपुलेशन है जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी वो कम हो गई थी सब्सटैंशियली। एंड 2014-15 की बात करें तो सिर्फ जो है 28% जो है ऑफ द पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट थी। अब पता क्या, ये जो 28% है ना, इनके लिए वो एग्रीकल्चर सेक्टर सफिशिएंट होगा। मतलब कि क्या है, इंडिया में अगर हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर है तो इतना सारा, या हम बोले कि कल्टिवेबल लैंड भी हमारे पास में बहुत सारा, लेकिन उस पर बेस्ड लोग भी बहुत है ना। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जैसे हम लोगों ने अच्छे से समझा एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में, उसके अकॉर्डिंग जो है जितने लोग जरूरत है उससे काफी ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, तो इसीलिए जो है उस सेक्टर का प्रॉपर मैनर में डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर 80 से आप 28% पर आ गए, तो ये 28% के लिए वो एग्रीकल्चर सेक्टर इज सफिशिएंट, और इतना तो होना भी चाहिए, अदरवाइज एक कंट्री खाएगा क्या, है ना। फिर उसको जो है पूरा का पूरा सोलली इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इसलिए जो है पूरी तरह से एग्रीकल्चर को तो कोई भी नहीं हटा सकता। जो बहुत ही डेवलप्ड नेशंस हैं, यूएस ले लो या कुछ भी ले लो, वो भी एग्रीकल्चर करते हैं। अब वो अलग बात है कि जिस टाइप का प्रोडक्शन हो सकेगा, जिस टाइप के क्रॉप्स का, वही किया जाएगा, क्योंकि हर एक क्रॉप के लिए जो है प्रॉपर कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस की जरूरत होती है, कुछ वेदर की जरूरत होती है, तो जहां पर जो चीज सूटेबल है उस हिसाब से जो है वो चीजें प्रोड्यूस की जाएगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उनका प्रोडक्शन होगा। ठीक है, देन आते हैं इंडिया पर। इंडिया के बारे में तो वैसे हमें पता ही है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन करना है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोगों ने चाइना को देखा है वैसे इंडिया को और फिर पाकिस्तान को देख लेते हैं। सो इन इंडिया अगर देखा जाए तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी वाज 17%, द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वाज 50%। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 17% और जो वर्कफोर्स है दैट इज 50%। यहाँ पर देखो कंट्रीब्यूशन 9% और वर्कफोर्स 28%, तो जो है ये ज्यादा बेटर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, कि जो है 30% ऑफ पॉपुलेशन से 10% का क्या मिल रहा है आपको, रिटर्न मिल रहा है, और इधर 50% पॉपुलेशन से 17% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो अगर 20% से ये इंक्रीज हुआ है इधर, तो 20% से ये भी तो इंक्रीज होना था। 29% के आसपास अगर जाता तो हम बोलते कि हाँ कहीं ना कहीं इक्वल बैलेंस पर है। देन आते हैं पाकिस्तान पर। सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी वाज सेम एट 25%, बट proportion ऑफ वर्कफोर्स engaged in agriculture was 43% as compared to 50% ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो है यहाँ पर जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था दैट वाज 25%, लेकिन एग्रीकल्चर पर कितना वर्कफोर्स डिपेंडेंट था, तो पाकिस्तान में इट इज 43% एंड इंडिया में इट इज 50%। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा पाकिस्तान ने क्या किया है, ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, जिसको हम लोग ने यहाँ पर भी समझा था। ठीक है, देन आते हैं आपके सेकेंडरी सेक्टर पर। अब सेकेंडरी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन को देखें, सबसे पहले अगेन चाइना का देख लेते हैं। तो इन चाइना मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स कंट्रीब्यूट द highest to the GDP at 43 and 48% respectively, whereas on India and Pakistan it is service sector which contributes the highest by more than 50% of GDP। तो चाइना में जो है आपका
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से 43% एंड सर्विस से 48% आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो क्या हो रहा है ना कि इंडिया जो है, मेनली अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो हमारा जो शिफ्ट है, ऑक्यूपेशनल शिफ्ट या जो है आपका एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर जो चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर से हम डायरेक्टली जंप कर रहे हैं सर्विस सेक्टर्स पर, ठीक है, या वी कैन से कि टर्शरी सेक्टर पर। और ये जो यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर है इसको हम कर रहे हैं क्या, निग्लेक्ट। सही डेवलपमेंट तब होता है जब आप प्राइमरी से सेकेंडरी पर आते हैं और सेकेंडरी से टर्शरी के साइड आते हैं। और चाइना में क्या हो रहा है, चाइना में प्रॉपर्ली आपका सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप हो रहा है। सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप होना बहुत जरूरी है बिकॉज यहीं पर आपकी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर से आपको मिल रहा है, तो इसलिए सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट इज वेरी वेरी नेसेसरी। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये होगा कि हमें जो है सारे इंडस्ट्रियलाइज गुड्स के लिए, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज गुड्स के लिए दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा और हमारी डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो फिर वो जो चीज है ना इंडिपेंडेंसी वाली वो थोड़ी कम हो जाएगी, उससे हमें जो है थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। सो इंडिया और पाकिस्तान में जो सर्विस सेक्टर है उसने हाईएस्ट कंट्रीब्यूट किया है 50% से ज्यादा। इन चाइना सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 43% टू चाइनाज जीडीपी, whereas in India and Pakistan the share of secondary sector was 30% and 21% respectively। ये सारे जो फिगर्स है ये आप लोगों ने यहाँ पर देखे हैं, ठीक है, ये 30% ऑफ इंडिया एंड 21% ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बस ये जो टेबल है इसको हम थोड़ा सा एक जो है रिटन मटेरियल में देख लें ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना होता है अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है, कैसे उसको लिखना है। अब जो है सिर्फ और सिर्फ टेबल बनाने से काम थोड़ी ना चलेगा, आपको रिटन जो है वो भी तो आप पता होना चाहिए, तो कैसे लिखना है वो आप यहाँ से एक मैनर उसका देख सकते हो। देन प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स की बात की जाए तो in the normal course of development, China has been shifting employment and output from agricultural to manufacturing and then to services. In India and Pakistan, the shift is taking place directly to the service sector. जो चीज अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की वही कि चाइना का शिफ्ट कैसे हो रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी और फिर जो है आपका टर्शरी, और इंडिया पाकिस्तान का क्या हो रहा है, प्राइमरी से सीधा टर्शरी, हम सेकेंडरी सेक्टर को तो मिस आउट ही कर जा रहे हैं, ठीक है। द प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 2014-15 वाज एज लो एट 21% and 23% respectively, that is 21% इंडिया की वर्कफोर्स थी, 23% पाकिस्तान की वर्कफोर्स, whereas 29% ऑफ पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन चाइना, और चाइना की जो है तीनों कंट्रीज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एंगेज थी, दैट वाज 29% इन आपका सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। देन आता है टर्शरी सेक्टर पर, तो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी की बात की जाए तो इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान द सर्विस सेक्टर is emerging as a major player of development. Service sector contributes the highest to their GDP with contribution of 53% in case of India and 54% for Pakistan. Even service sector के बारे में हम लोगों ने जो चैप्टर 3 है आपका आउटसोर्सिंग, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन के अंडर, ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन को समझा था, उसमें हमने एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझा था, दैट इज आउटसोर्सिंग, और ये बताया था कि इंडिया जो है वो आज के टाइम में मोस्ट फेवर्ड नेशन बना हुआ है फॉर आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो ये एक मेजर चीज है, बिल्कुल है, क्योंकि एक काइंड से वो आपका एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल भी क्रिएट कर रहा है, और इसीलिए जो है सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी हो रहा है। The contribution of service sector to GDP in China was 32%। अगर आप चाइना को कंपेयर करोगे इंडिया और पाकिस्तान के साथ में किसमें, सर्विस सेक्टर में, तो चाइना काफी पीछे है, हम इधर 53-54% पर है, ये अभी 32% पर है, ठीक है। लेकिन द थिंग इज दैट ये बाकी सेक्टर्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये नहीं बोलोगे कि पीछे है कहीं पर, ठीक है। देन प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स पर आए तो in the 1980s, Pakistan was faster in shifting its workforce to service sector than India and China. The proportion of workforce engaged in service sector in 1980 for India, China and Pakistan were 17, 12 and 27%. It reached the level of 29, 43 and 34% respectively, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चीज है इसको हम टेबल से अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
दैट इज ये चीज कि हम लोग देखें अगर तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स है उसके बारे में जो है बात की जा रही है, ठीक है, कि इधर जो है पाकिस्तान का इट इज 34, ये 43 एंड 29%, ठीक है। और जो है ये वेरियस ईयर्स में जो है बहुत चेंज हुआ है, जैसे कि ये जो हमारे ईयर्स हैं इसमें आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, एंड वेरियस ईयर्स में जो है आपका ये जो कंट्रीब्यूशन है दैट हैज केप्ट ऑन चेंजिंग, और पाकिस्तान में जो है ज्यादा सब्सटैंशियल चेंज हुआ है इन टर्शरी सेक्टर एज कंपेयर्ड टू इंडिया एंड चाइना, ठीक है। तो ये जो है ये तीनों ही सेक्टर्स के बारे में, तीनों ही कंट्रीज में हम लोगों ने स्पेसिफिकली कुछ थोड़े बहुत जो पॉइंट्स हैं वो देख लिए हैं, एंड आई गेस कि आप लोगों को क्लियर है। नाउ आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन चैप्टर का नहीं है, ये बात अभी बता दूं, चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर बचा है। तो किस चीज का कंक्लूजन है ये कंक्लूजन है कि अभी तक जितना भी पढ़ा है ना उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इसके बाद में हमें जो करना है दैट इज हमें जो है ये जो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान है इनकी पूरा जो डेवलपमेंटल पाथ है उसका क्रिटिकल अप्रेजल करना है। मतलब कि हमें बेसिकली ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीजें सही रही, क्या चीजें गलत हुई, ठीक है। तो उसे हम लोग अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। बाकी यहाँ पर हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी है एक बार हम उसे कंक्लूड करते हैं। इन कंक्लूजन से ही जो है आपके क्रिटिकल अप्रेजल्स निकलने वाले हैं, इसलिए कंक्लूजन्स को देखना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। So in the last 2 decades, the contribution of agriculture sector to GDP, which employs the largest proportion of workforce in all the 3 countries, has declined. ये चीज हमने देखी तीनों कंट्री में, इसको हमने जो है बिल्कुल समझा कि जो प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है वो ओवर द इयर्स जो है डिक्रीज हुआ है तीनों ही कंट्रीज में, किसी एक में नहीं बल्कि तीनों में। और तीनों ही कंट्रीज में इनिशियली जो मेजर like proportion of population जहां पर based थी that was your agriculture sector only, और तीनों में ही जो है that has like declined, और ये जो population है ये shift हुई है to other sectors. All right. So in the industrial sector, China has maintained a double-digit growth rate, whereas for India and Pakistan growth rate has declined. ठीक है, GDP growth rate हम लोगों ने समझा है. All right. तो चाइना में जो है सर इंडस्ट्रियल सेक्टर में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, या ये जो बात है ना इसको अच्छे से बैठा लूं यहाँ पर कि चाइना प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी पर आ रही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसका जो सेकेंडरी सेक्टर है वो काफी स्ट्रांग है, और इंडिया और पाकिस्तान डायरेक्टली प्राइमरी से जंप कर रहे हैं सर्विस पर या फिर टर्शरी सेक्टर पर, और इसीलिए हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है वो थोड़ा वाइड में जा रहा है, ठीक है। In case of service sector, China was able to raise its rate of growth during 1950 to 2015, 1980 to 2015, while India and Pakistan stagnated with its service sector growth. ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो अगर हम लोग इन सारे कंक्लूजन्स और जो चीजें पढ़ी है उससे अगर बताएं तो चाइना ने जो है एक अपनी ग्रोथ रेट को काफी मेंटेन किया है, एंड ओवर द टाइम पीरियड जो है बहुत सारे डेवलपमेंट और बहुत जो है ग्रोथ एंड ऑल हुई है। वहीं इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो ग्रोथ में जो है बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है वील से कि डिस्टर्बेंसेस आए हैं, जिसकी वजह से थोड़ी इकोनॉमी लो पर भी चली है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली दिस इज द पर्टिकुलर केस कि चाइना ने जो है काफी जो है उसकी ग्रोथ को मेंटेन किया है, और इंडिया और पाकिस्तान में ग्रोथ हो भी रही है, फॉल भी हो रहा है, फिर कहीं पर ग्रोथ, फिर कहीं पर फॉल, फिर कहीं पर स्टैग्नेशन, ये पर्टिकुलर चीज चल रही है। लेकिन ऑब्वियसली वी नो कि इंडिया और पाकिस्तान में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किसका है, इंडिया का है, ठीक है। पाकिस्तान में वेरियस रीजंस हैं कि वो क्यों जो है उसके परफॉर्मेंस पर इतने सारी जो है हम दिक्कतें देख रहे हैं, और वो सारे जो रीजंस है ना उन्हें हम आगे आने वाले जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें हम लोग उसे करेंगे कवर, ठीक है। तो आई गेस कि यहाँ तक की जो चीजें हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो इनका जो पूरा डेवलपमेंटल पाथ था, इनका जो पूरा जो क्या क्या वेरियस पॉलिसीज है, टूल्स है, ये सारी जो चीजें हैं क्या मेंटेन की गई, क्या अडॉप्ट किया गया है, आई गेस तीनों ही कंट्रीज का जो है आप लोगों को अच्छे से जो है समझ में आ गया है। नाउ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुनो, और वो ये है कि अनअकैडमी पर CUET के जो बैचेस हैं स्टूडेंट्स वो स्टार्ट हो चुके हैं। CUET जो कि आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम बन चुका है, बिकॉज अगर हमें अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो ये एक काइंड से मैंडेटरी हो गया है, ठीक है। तो अब इसकी प्रिपरेशन को करना भी बहुत जरूरी है, और प्रिपरेशन को करने के लिए आप लोगों के पास में राइट मेंटर्स का होना भी जरूरी है,
तो अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू द राइट मेंटर्स। अनअकैडमी पर CUET के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें बेसिकली आपका GT दैट इज जनरल टेस्ट, आपके लैंग्वेजेस एंड आपके जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, सारी चीजें जो है वो कवर करवाई जा रही है और प्रिपेयर करवाई जा रही है अच्छे से, एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसमें एनरोल नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लो। जो लिंक है बैचेस की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट्स पाने के लिए आप लोगों को एक कोड यूज करना है, दैट इज SAKSHIV, SAKSHIV। इस कोड के थ्रू जो है आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स भी मिलेंगे और आप प्रॉपर्ली एनरोल भी कर पाओगे। इसके अपार्ट फॉर क्लास 11th वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच एंड फॉर क्लास 12th वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। इन दोनों बैचेस में आपके जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करवाए जा रहे हैं बाय योर डिफरेंट एजुकेटर्स, जो कि आपका जो ये पूरा सिलेबस है ऑफ योर ह्यूमैनिटीज उसको एक बहुत ही अच्छे मैनर में जो है कंप्लीट करवा रहे हैं। तो इफ अगर इनमें भी आपने एनरोल नहीं किया तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए और इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत कीजिए। इन पर्टिकुलर बैचेस की जो लिंक है वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, चैनल पर मतलब कि यूट्यूब चैनल सोशल स्कूल पर क्या चल रहा है, क्या न्यू चीजें आने वाली है, किस टाइम पर कौन से एजुकेटर का कौन सा वीडियो मिलेगा। इन शॉर्ट बोला जाए तो जो आपका यूट्यूब चैनल है सोशल स्कूल, उसका जो पूरा अपडेट है वो आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल सकता है। इसकी लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप सो ये सारी ही चीजें जो है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है एंड जो हमारे ये पार्ट 1 था ऑफ दिस चैप्टर ये भी अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।